सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये मैं आप लोगों को एक पीडीएफ से पढ़ाऊंगी जो ड्यू से प्राप्त पीडीएफ है, ड्यू द्वारा बनाया गया है, तो मैं उससे पढ़ाऊंगी। पर मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि पीडीएफ से पढ़ना बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर वहाँ से हमें नहीं समझ आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं वो पीडीएफ पहले पढ़कर एक शॉर्ट नोट बना दूँ और फिर आप लोगों को पहले अपनी कॉपी में लिख के एक शॉर्ट नोट तैयार कर दूँ और फिर आप लोगों को उससे पढ़ाऊँ। आप लोगों को ये चाहिए या फिर आप लोगों को डायरेक्ट मैं पीडीएफ से ही पढ़ा दूँ? तो आप लोग जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप लोग बताइएगा और मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा को विद्वानों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। 11वीं सदी से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में है उसे हम सभी परिचित हैं। मतलब यहाँ हम बात करें, ये जो पीडीएफ है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल का पीडीएफ है। मैं आप लोगों को वहीं से पढ़ा रही हूँ। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ से मटेरियल ला के ऐसे ही कुछ भी गलत सलत पढ़ा रही हूँ। तो ये ऑथेंटिक किताबें हैं जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से है, वहाँ के सिलेबस में भी लगा है। तो ये आप लोगों के काम भी आएगी बहुत। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो विषय है वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो जो विद्वान हैं उन्होंने हिंदी भाषा की यात्रा कैसे मानी है, तो उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। जो विद्वान हैं उनके अनुसार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब जब 11वीं शताब्दी का प्रारंभ था तभी से हिंदी भाषा को हम एक विकास क्रम में देख सकते हैं और वो विकास की जो यात्रा चली थी वो हम आज के हिंदी को देख सकते हैं। उसका स्वरूप आज हिंदी किस तरीके से स्थापित हुई है उससे हम सब परिचित हैं। हिंदी की इस यात्रा में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन सब की चर्चा विस्तार पूर्वक इस इकाई में हम करेंगे। प्रारंभ में हिंदी का वह रूप जो अपभ्रंश से विकसित होकर हमारे सामने आया वह प्राकृत अपभ्रंश की शब्दावली से ओतप्रोत था। मतलब कि जो अपभ्रंश से विकसित होकर जो हिंदी आई थी हमारे पास, उसमें जो शब्दावली थे, जो कुछ कुछ शब्द थे, वो किसके थे? वो प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा थी उसके शब्द आते थे। और ऐसे ही उसमें कुछ कुछ शब्द हमें अपभ्रंश के भी देखने को मिलते थे। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हिंदी शुरू में आई तो उसका जो स्वरूप था उसमें हमें कुछ कुछ प्रकृति के और अपभ्रंश के भी शब्द देखने को मिलते थे। धीरे धीरे हिंदी के इस रूप में विकास हुआ और आगे चलकर उसकी बोलियाँ विकसित हुई। मतलब कि हिंदी भाषा का विकास हुआ और फिर उसकी बोलियाँ, उपबोलियाँ विकसित होने लग गई। हिंदी भाषा के विकास में हिंदी साहित्य का भी अब अभूतपूर्व योगदान है। मतलब हिंदी भाषा का जो विकास है उसमें हिंदी साहित्य का भी, जो लेखक थे, जो रचनाकार थे, जो साहित्य लिख रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी विकास के सोपानों का विस्तार से इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे। तो ये छोटा सा प्रस्तावना था। और अगर आपको परीक्षा में मैं बता दूं कहाँ तक अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ तक प्रस्तावना लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। प्रारंभ में हिंदी का ये वाली लाइन आप काट देंगे, ये वाली लाइन हमें काट देनी है। अगर आप लोगों को एक अच्छा प्रस्तावना तैयार करना है तो मैंने बता दिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से प्रारंभ से, रुकिए, ये हिंदी भाषा यहाँ से लेके ये यहाँ तक की लिखनी है। फिर यहाँ प्रारंभ में हिंदी का यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक लिखना है? विकसित हुई। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये वाली लाइन भी हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन हमें काट देनी है। तो ये हमारा एक सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत ही सरल हमारा जो प्रस्तावना है वो तैयार हो गया। अगर आप लॉन्ग आंसर के रूप में अगर ये वीडियो देखना चाह रहे हो तो बता दूँ, इतना प्रस्तावना आप लिखोगे तो उचित रहेगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका तथा उसका उद्भव। आप हेडिंग डालेंगे या बस इतना भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव, शुरुआत कैसे हुई। तो अब हम यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं। वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियाँ विकसित हो चुकी थी: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। मतलब जो हमारा भारत है ना, जो ये हमारा भारत है, इसमें
जब आप शुरू में देखेंगे वैदिक काल जो था उस समय जो आर्य भाषा थी वो हमारे भारत में 3 तरीके से वो हो गई थी। पश्चिमोत्तरी भाषा फैल चुकी थी, मध्यवर्ती इधर हो जाएगा और पूर्वी इधर हो जाएगा। ये 3 तरीके की बोलियां हमारे देश में, हमारे भारत में फैल चुकी थी, विस्तार हो चुका था इनका। पाली काल में एक और स्थानीय बोली दक्षिणी का विकास हो गया, क्योंकि आप जब विकास क्रम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा संस्कृत, फिर आता है हमारा लौकिक संस्कृत। तो जब ये दोनों चल रहे थे, संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तब हम देखते हैं कि 3 बोलियों का विकास हुआ था। कौन कौन सी? पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पश्चिमोत्तरी पश्चिम का भाग जिधर गुजरात राजस्थान है, मध्यम मतलब जो हमारा ये खड़ी बोली आज के समय में दिल्ली है, ब्रजभाषा क्षेत्र हरियाणा है, ये हमारा आ गया इसमें मध्य में, और पूर्वी में हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, असम वगैरह आ गया हमारा पूर्वी क्षेत्र में। तो उस समय ये 3 बोलियां प्रसिद्ध थी। फिर जब धीरे धीरे पाली काल आया, मतलब संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली, प्राकृत। तो जब पाली वाली काल आया, जब पाली भाषा प्रचलित हुई, तो पाली में एक और बोली का विस्तार हुआ। वो बोली कौन सी थी? दक्षिणी बोली का विस्तार हुआ। दक्षिणी यहाँ पर है, तो दक्षिणी बोली का भी फिर विस्तार हो गया। तो अब कितनी बोलियां हो गई? 4। इस प्रकार स्थानीय बोलियों की संख्या 4 हो गई। प्राकृत काल में स्थानीय बोलियां धीरे धीरे 6-7 हो गई, मतलब धीरे धीरे जब प्राकृत काल आया तो 6-7 बोलियों में विभाजित हो गया, जिनके नाम हैं ब्राचड, केकय, टक्कक, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। इन्हीं में से अपभ्रंश काल में 6-7 अपभ्रंश स्थानीय बोलियों का विकास हुआ, जिन्हें प्राकृतों के नाम के आधार पर इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। ब्राचड, केकय, टक्कक, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं उद्भूत हुई। ब्राचड से सिंधी भाषा, मतलब आप देखिए उस समय बोलियां जो हमारी स्थानीय बोलियां थी वो ये थी। जब प्राकृत भाषा प्रचलित हुई उस समय हमारे पूरे भारत में ये कुल 6-7 बोलियां प्रचलित हो चुकी थी। तो उसी में से जो ब्राचड थी उससे हम देखते हैं कि सिंधी भाषा प्रसिद्ध हुई, उससे मतलब सिंधी भाषा निकली। जो केकय थी उससे हम लहंदा भाषा, जो लहंदा भाषा है वो निकली। ऐसे ही टक्कक से पंजाबी भाषा निकली, और जो महाराष्ट्री थी उससे मराठी भाषा निकली, और ऐसे ही शौरसेनी से गुजराती भाषा निकली, राजस्थानी भाषा निकली, पश्चिमी हिंदी निकली, पहाड़ी, और फिर जो अर्धमागधी है उससे पूर्वी हिंदी निकली, और जो मागधी है उससे बिहारी, बांग्ला और असमी और उड़िया। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कौन सी बोली कौन सी उपबोली से विकसित हुई, कौन से वो शौरसेनी, अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, इन सब से कौन कौन सी बोलियां और उपबोलियां निकली हैं। तो ये सब मैं अलग से एक प्रॉपर आपको टेबल बना के बता दूंगी, तो आप इसके लिए मत परेशान होइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हिंदी जो 5 उपभाषाओं अथवा बोली समूहों, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी का सामूहिक नाम है, शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास उद्भूत हुई। मतलब कि आप देखिए तो मुख्य जो हम मेन देखें हिंदी में, तो शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, ये 3 बोलियां बहुत ही प्रसिद्ध थी, और इनसे ही अगर हम देखें तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, इन उपबोलियों का विकास हुआ। तो हमारी हिंदी क्षेत्र के लिए कौन कौन सी मुख्य है? शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, जिनसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये वाली उपबोलियां निकली हैं। और ये कब निकली? 1000 ईस्वी के आसपास। यहाँ एक बात संकेत करने की है कि यो तो हिंदी के कुछ रूप पाली में मिलने लगते हैं, प्राकृत में उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश में उसमें और भी वृद्धि हो गई है, किंतु सब मिलाकर इनका प्रतिशत इतना कम है कि 1000 ईस्वी के पूर्व हिंदी का उद्भव नहीं माना जा सकता। मतलब कि प्राकृत कहा जा रहा है यहाँ पे, जब प्राकृत भाषा थी उस समय भी हमें हिंदी के कुछ शब्द मिल रहे थे, अपभ्रंश में भी उसकी संख्या बढ़ गई, हिंदी के बहुत सारे शब्द मिल रहे थे, पर हम वहाँ से नहीं मान सकते कि हिंदी शुरुआत हुई। 1000 ईस्वी के बाद ही हिंदी का इतना विस्तार हुआ, लोगों ने धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू किया, हिंदी में रचनाएं इतनी शुरू करी। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि हिंदी भले पहले मिल रही थी हमें, पर हम हिंदी को मुख्य रूप से 1000 ईस्वी के बाद ही स्वीकार करेंगे। तो आप लोगों को समझ आया कैसे विकास हुआ उसका? 1000 ईस्वी के बाद। इस टाइम को आप याद रखिएगा, यह आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक। इसलिए राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वानों ने हिंदी का जन्म जो 1000 ईसा के पूर्व माना है, साधारण नहीं है। मतलब कि वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने 600 ईस्वी कुछ माना है कि 600 ईस्वी तक हम देख सकते हैं कि हिंदी विकास में आ गई थी, पर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिन विद्वानों ने 600 का समय माना है या फिर 700 का समय माना है, तो वो गलत है, क्योंकि हिंदी तो मुख्य रूप से हम देखें तो ये जब 1000 समय आया था, 1000 ईस्वी, तभी से हिंदी का विस्तार मानना चाहिए। कहा जा रहा है यहाँ पे, ऐसे ही हिंदी साहित्य में कई इतिहासों में कुछ लोगों ने हिंदी का प्रारंभ और भी बाद में माना है, किंतु वास्तविकता यह है कि साहित्य में प्रयोग के आधार पर वे निष्कर्ष आधारित है और साहित्य में भाषा का प्रयोग उनके जन्म के साथ नहीं हो जाता। जब किसी भाषा के जन्मने के बाद कुछ प्रौढ़ता आ जाती है, उसका रूप कुछ निकल आता है, तब बहुस्वीकृत हो जाती है। मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब भाषा पैदा होती है तब उसका हम समय नहीं मानेंगे कि वो विकसित हो गई। भाषा को कब मानेंगे? जब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तब हम उसका मानेंगे कि हाँ, यहाँ से अब इसका विकास हो गया है। तो यहाँ जन्म लेने से क्या है? अब हिंदी जन्म थोड़ी लेगी, उसके मम्मी पापा थोड़ी थे। जन्म लेने से मतलब ये है यहाँ पर कि जब प्राकृत में, अपभ्रंश में उसकी बोलियाँ दिख ही रही थी, वहाँ पे मतलब वो जन्म ले चुकी थी। पर जब वो प्रौढ़ावस्था में आई 1000 ईस्वी में, मतलब मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर लोगों ने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब से हम मानेंगे कि इसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह यदि लगभग 1150 ईस्वी के आसपास से भी हिंदी साहित्य मिले तो उस भाषा आरंभ 1000 के आसपास ही मानना पड़ेगा। मतलब अगर हम बोले कि 1150 के आसपास हिंदी साहित्य मिलता है हमें मुख्य रूप से, तब भी हम 1000 ईस्वी से ही मानेंगे। तो ये था छोटा सा वो कि इसका उद्भव कब हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत में तो हमें मिलता ही है शब्द उनके, पर हम मुख्य रूप से देखेंगे तो हिंदी का जब हम उसका अस्तित्व कब आया, 1000 ईस्वी में उसका अस्तित्व आया। साहित्यकारों ने अपना साहित्य लेखन पूरा हिंदी में तब से ही शुरू किया। आगे हम पढ़ेंगे विकास अथवा इतिहास, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी मैं इतने पे ही रोक रही हूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है तो बताइएगा कि मैं आप लोगों को PDF से ही पढ़ाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे नोट्स कॉपी में ऐसे तैयार करके फिर पढ़ाऊँ, तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा पढ़ाऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मैं ऐसे ही PDF पढ़ा दूँ, समझा दूँ, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ के एक छोटा शॉर्ट नोट बनाऊँ और फिर आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही पढ़ाऊँगी। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।